तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा कुंजी पर। दोस्तों, आज हम हरियाणा जीके के मॉक टेस्ट नंबर 4 लेके आए हैं। दोस्तों, इस मॉक टेस्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकादमी का पुनर्गठन कब हुआ? ऑप्शन नहीं हमारे पास 26 जुलाई 2011, 3 मई 2009, 5 जून 2010 और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसके आंसर की बात की जाए तो आंसर रहेगा 26 जुलाई 2011। दोस्तों, हरियाणा साहित्य अकादमी की बात की जाए तो इसकी जो गठन की जो घोषणा हुई थी वो 9 जुलाई 1970 को हुई थी और इसका जो निर्माण है वो 25 जुलाई 1971 को हुआ था। दोस्तों, हरियाणा साहित्य अकादमी की जो मुख्य पत्रिका की बात की जाए वो है हरिगंधा। और दोस्तों, अगर हरियाणा साहित्य अकादमी के अवार्ड की बात की जाए तो उन्होंने सबसे पहला अवार्ड अपना 1991 में समुद्र के संसार के लिए अशोक भाटिया को दिया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला प्रसिद्ध है। ऑप्शन नहीं हमारे पास जड़ी जूती, बी मुहाद निर्माण, सी लाख की चूड़ियाँ, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ जिला है वो अपने लाख की चूड़ियों के लिए फेमस है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गिद्ध पर अध्ययन करने के बारे में हरियाणा में कौन सा स्थान है? जो गिद्धों के अध्ययन की बात की जाए तो उसके बारे में पूछा हरियाणा का स्थान। ऑप्शन है हमारे पास पहला, बी दूसरा, ऑप्शन सी रहेगा तीसरा और चौथा। दोस्तों, अगर गिद्धों पर अध्ययन की बात की जाए तो हरियाणा का उसमें पहला स्थान है। और दोस्तों, जो हरियाणा का जो गिद्धों का प्रजनन केंद्र है वो हमारे पास है पिंजौर में, जिसकी स्थापना 2006 के अंदर हुई थी। और दोस्तों, जो पिंजौर का जो प्रजनन केंद्र है इसके अंदर एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा गिद्ध पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो हरियाणा में गिद्धों की प्रजाति है वो 4 प्रजाति है। इनमें से एक है वाइट पैक्ड, दूसरा रहेगा हमारे पास स्लैग ब्लाइंड, तीसरा रहेगा हमारे पास सिलेंडर ब्लैक और चौथा रहेगा हमारे पास हिमालय ग्रिफिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाला हरदेव ने दूसरा समाचार पत्र कौन सा निकाला था? ऑप्शन रहेंगे हमारे पास तिलक, ग्राम सेवक, सेवक और समाज सेवक। दोस्तों, अगर लाला हरदेव की बात की जाए तो इनका जो संबंध है वो हिसार जिले से था और इन्होंने 1936 में ग्राम सेवक निकाला था और 1941 में इन्होंने सेवक निकाला था। और हरियाणा तिलक की बात की जाए तो श्री राम शर्मा ने 1923 में निकाला था। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, सुंगकालीन फलक कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन है हमारे पास सुध, जगाधरी, पेवा और शेषवाड़। दोस्तों, अगर सुंगकालीन फलक की बात की जाए तो हमारा वो मिला था शुद्ध के अंदर, और शुद्ध कहाँ पे है? यमुनानगर के अंदर ही है। और इसके अलावा बात की जाए पेवा से हमें प्राचीन अभिलेख से पता चला कि जो पेवा है घोड़ों के व्यापार का केंद्र था। और इसके अलावा पंचमुखी शिव भगवान की मूर्ति, पंचमुखी शिव भगवान की जो मूर्ति है वो भी पेवा से मिली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, किस सदी में भोजदेव का अभिलेख पेवा से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है हमारे पास छठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं। जो राजा भोजदेव का जो अभिलेख की बात की जाए तो वो 9वीं सदी का मिला है और ये मिला है हमें पेवा से। और पेवा के अंदर इसमें क्या कहा है
इसको अभिलेख की जो तारीख की बात की जाए वो 882 ईस्वी की है। और इसके अंदर बताया गया है कि पेवा में जो है घोड़ों के व्यापार का केंद्र था। और जो अभिलेख है वो मिला है राजा मिहिरभोज के नाम से। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, काले पर सफेद चित्र किस संस्कृति से जुड़े हैं? ऑप्शन है हमारे पास हाकड़ा संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति, शेषवाड़ संस्कृति और सिंधु संस्कृति। दोस्तों, अगर काले पर सफ़ेद रंग के चित्र की बात की जाए तो उनका जो संबंध है वो हमारा रहेगा शेषवाड़ सभ्यता। और जो शेषवाड़ सभ्यता है वो हमारे हिसार के अंदर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, एकमात्र पंचमुखी शिव की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन रहेंगे हमारे पास होडल, बी पीपली, सी पेवा, डी मिताथल। दोस्तों, जैसा कि मैं अभी बता ही चुका हूँ कि एकमात्र पंचमुखी शिव की जो मूर्ति है वो हमें पेवा से मिली है। इसके अलावा होडल पलवल से बात की जाए तो यक्ष यक्षिणियों की जो मूर्ति है वो पलवल से प्राप्त हुई है। पीपली चिड़ियाघर है जिसकी स्थापना 1982 के अंदर हुई थी। और मिताथल की बात की जाए तो ये रहेगा भिवानी के अंदर। और इसकी जो यहाँ से बात की जाए तो इससे हमें कुषाणकालीन सिक्के व गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। और मिताथल की जो खुदाई की बात की जाए तो इसकी खुदाई डॉक्टर सूरजबान ने 1967 और 68 में की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, वामन पुराण में वर्णन किया गया है। ऑप्शन रहेंगे हमारे पास नदियों का, बी वनों का, सी दोनों का, डी फसलों का। दोस्तों, वामन पुराण की बात की जाए तो उसके अंदर नदियों व वनों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, इसका आंसर रहेगा हमारे पास सी। अगला क्वेश्चन रहेगा, किसमें यह कहा गया है कि सरस्वती नदी का उद्गम स्थान आदि बद्री से है? ऑप्शन रहेंगे हमारे पास ए रामायण, बी महाभारत, सी ऋग्वेद साहित्य, डी कृष्णलीला। दोस्तों, इसका जो आंसर रहेगा हमारे पास वो रहेगा महाभारत। महाभारत से हमें पता चलता है कि सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थान है वो आदि बद्री से है। अगला क्वेश्चन रहेगा, किस साहित्य में सरस्वती नदी के विलुप्त होने का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है हमारे पास पूर्ण साहित्य, बी वैदिक साहित्य, सी ऋग्वेद साहित्य, डी ऋग्वेद साहित्य। दोस्तों, जो सरस्वती नदी के विलुप्त होने की बात की जाए तो उसका जो उल्लेख है वो हमें वैदिक साहित्य से मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, किसाऊ बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन है हमारे पास ए घग्गर, बी यमुना, सी मारकंडा, डी साहिबी। दोस्तों, अगर किसाऊ बांध की बात की जाए तो वैसे तो ये यमुना नदी पर है, लेकिन अगर बात की जाए तो ये यमुना की एक सहायक नदी है जिसका नाम है टोंस नदी पर यह निर्माण किया गया है। और इसके अलावा बात की जाए तो गिरी नदी पर, वो भी यमुना की सहायक नदी है, उस पर बना है रेणुका बांध। और जो लखवार है वो बना है यमुना नदी पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, बाखड़ा नहर अब कौन सी छोटी नहर निकाली गई है? पूछा गया कि बाखड़ा नहर से कौन कौन सी नहर निकाली गई है। ऑप्शन है हमारे पास भिवानी नहर, बी जवाहरलाल नहर, सी दोनों, डी गुड़गांव नहर। दोस्तों, इसका जो आंसर रहेगा वो हमारे पास रहेगा दोनों। भिवानी नहर और जवाहरलाल नहर जो है बाखड़ा नहर से निकाली गई है। दोस्तों, बाखड़ा नहर से कुल 4 ब्रांच
निकाली गई है, जिसमें भिवानी नहर, जवाहरलाल नहर, जूही नहर और हमारे पास रहेगा लोहारू नहर। दोस्तों, जो भिवानी नहर की बात की जाए तो इसकी जो स्थापना है और उसके निर्माण की बात की जाए तो वो 1893 में हुआ था और इसी को ही BN चक्रवर्ती नहर के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो वो 220 किलोमीटर रहेगा और जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए नहर की तो इसका जो निर्माण है वो 1976 के अंदर किया गया था और इसके अंदर पानी भी 1976 के अंदर ही छोड़ा गया था। दोस्तों, इस नहर की महत्वाकांक्षा का पता तब चलता है जब 1987 के अंदर महेंद्रगढ़ में अकाल के दौरान इस नदी से जब पानी छोड़ा गया तब इसने खरीफ की फसल को बचाया था। और गुड़गांव नहर की बात की जाए तो उसके ऊपर हमारे पास रहेगा ओखला बांध, जिसका निर्माण 1890 में करवाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को क्या उपमा दी गई थी? ऑप्शन है हमारे पास सरसोई, सरोवर, नदीतमा और सरसो। दोस्तों, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया था। इसके अलावा महात्मा व इसकी बात की जाए तो जो इसका सरस्वती नदी का जो पानी है वो सबसे पवित्र माना गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरस्वती नदी को पुकारा जाता था। ऑप्शन है कि हमारे पास दृष्टि नदी, सरस्वती नदी, सोत्तर नदी, उपरोक्त सभी। दोस्तों, इसका जो आंसर रहेगा वो हमारे पास रहेगा उपरोक्त सभी। जो सरस्वती नदी को ये दृष्टि नदी, सरस्वती नदी और सोत्तर नदी के नाम से भी जाना जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुन्नक नहर का निर्माण कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है हमारे पास 2005, 2004, 2003, 2002। दोस्तों, अगर मुन्नक नहर की बात की जाए तो इसकी जो निर्माण की जो योजना थी वो सबसे पहले 1996 के अंदर बनी थी। इसके बाद में इसका जो काम है वो 2003 में स्टार्ट हुआ था और 2012 में इसका निर्माण ख़त्म हुआ था। अगर मुन्नक नहर की बात की जाए तो इसको दिल्ली की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। लंबाई की बात की जाए तो वो 102 किलोमीटर रहेगा और इसके अंदर पानी कितना दिया जाता है तो वो रहेगा 700 क्यूसेक। जो 700 क्यूसेक पानी इसके अंदर छोड़ा जाएगा। तो दोस्तों, इसका आंसर रहेगा हमारे पास 2003। तो 2003 से इसका निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हरिश्चरित्र में कौन सी नदी का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास मार्कंडा नदी, बी यमुना नदी, सी सरस्वती नदी, डी टांगरी नदी। दोस्तों, हरिश्चरित्र है वो बाणभट्ट के द्वारा रचित है और जो हमारे राजा हर्षवर्धन है उसके बारे में बताया गया है इसके अंदर। और दोस्तों, इसके अंदर 7वीं सदी के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, इसमें नदी की बात की जाए तो सरस्वती नदी का वर्णन मिलता है। जो हर्षवर्धन है उसका जो राज्याभिषेक है वो 606 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने जो इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 647 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, बरवाड़ा शाखा लिंक किस नहर से संबंधित है? ऑप्शन है हमारे पास भाखड़ा नहर, बी जूही नहर, सी रहेगा हमारे पास गुड़गांव नहर, डी रहेगा लोहारू नहर। जो भाखड़ा शाखा लिंक की बात की जाए तो उसका जो संबंध है वो रहेगा हमारे पास भाखड़ा नहर से। एक्चुअली में जो बरवाड़ा शाखा लिंक है और जो नरवाना शाखा लिंक है वो एक फीडर योजना है जो कि पश्चिमी यमुना नहर व बरवाड़ा शाखा लिंक की है। और बरवाड़ा शाखा लिंक की बात की जाए तो इसकी जो क्षमता है वो 1700 क्यूसिक है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसका जो पानी की सप्लाई है वो राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट को की जाती है। और जो नरवाना शाखा है उसकी जो क्षमता है वो 2700 क्यूसिक है।
इसके अलावा बात आई है जुई नहर। जुई नहर को हम बंसीलाल नहर के नाम से भी जानते हैं और इसकी जो लंबाई है वो रहेगा 170 किलोमीटर। दोस्तों एचएससी ने एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा था कि जो भिवानी और रेवाड़ी की जो रेलवे लाइन है उसके दोनों तरफ के ऊंचे इलाकों में किस नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। दोस्तों उसका आंसर रहेगा वो हमारे पास वो रहेगा जुई नहर। और इसके अलावा बात की जाए लुहारू नहर, लुहारू नहर को इंदिरा गांधी नहर भी कहते हैं और इसकी जो लंबाई है वो रहेगा हमारे पास 225 किलोमीटर। गुड़गांव नहर के बारे में बता ही चुका हूँ मैं। ओखला नामक स्थान पर 1890 में इसके ऊपर बैराज बनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा लुहारू सिंचाई परियोजना की लंबाई कितनी है। ऑप्शन है हमारे पास 225, बी 350, सी 280, डी 430। जो लुहारू सिंचाई परियोजना है उसी को इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है और इससे जो सिंचाई है वो भिवानी के इलाकों में होती है और इसकी लंबाई की बात की जाए वो रहेगा 225 किलोमीटर। और इसको कहाँ से निकाला गया है वो रहेगा हमारे पास भाखड़ा नहर से। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा वीराज बांध हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन रहेंगे हमारे पास सरसा, बी रेवाड़ी, सी रहेगा हमारे पास रोहतक, डी रहेगा हमारे पास अम्बाला। दोस्तों वीराज बांध की बात की जाए तो वो रहेगा हमारे पास सरसा के अंदर, जो सरसा के अंदर ही है और घग्गर नदी के ऊपर यह बनाया गया है। इसके अलावा बात की जाए इसके निर्माण की बात की जाए तो वो रहेगा हमारे पास 1896 में और यह घग्गर नदी के ऊपर है और यह इसी को ही धनूर झील के नाम से जानते हैं। इसके अलावा रेवाड़ी से बात की जाए तो वो रहेगा हमारे पास मसाणी बांध। मसाणी बांध रहेगा रेवाड़ी के अंदर और उसके निर्माण की बात की जाए तो 1979 से 89 में किया गया था और उसका जो उद्घाटन है वो मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा मोरनी हिल्स पंचकुला से कौन सी नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन रहेगा हमारे पास मारकंडा, इंदौरी, घग्गर और टांगरी। दोस्तों बात की जाए मोरनी हिल से तो मोरनी हिल से हमारी निकलती है टांगरी नदी। टांगरी नदी मोरनी हिल से ही निकलती है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी जो लंबाई है वो हरियाणा में 70 किलोमीटर है और घग्गर नदी की बात की जाए तो वो निकलती है हमारे पास डागशाही हिमाचल प्रदेश से। और मारकंडा की बात की जाए तो वो निकलती है हमारे पास धरती दर की पहाड़ी से। और इंदौरी की बात की जाए तो वो रहेगा हमारे पास मेवात की पहाड़ी से निकलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा मसानी बैराज नामक बांध किस नदी पर बनाया हुआ है। ऑप्शन है हमारे पास टांगरी नदी, बी साहिबी नदी, यमुना नदी और घग्गर नदी। दोस्तों अगर मसानी बैराज की बात की जाए तो वो रहेगा हमारे पास साहिबी नदी पर और जो मसानी बांध है ये रहेगा रेवाड़ी के अंदर, जिसका जो निर्माण है 1979 से 89 के बीच में हुआ था। और उद्घाटन की बात की जाए तो वो मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। इसके अलावा और बताया जाए तो हमारे पास घग्गर नदी पर कौशल्या डैम, डागराना बांध और वीराज बांध, ये बांध रहेंगे हमारे पास, जो रहेगा हमारे पास घग्गर नदी पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा पथराला बांध किस नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन रहेंगे हमारे पास मारकंडा नदी,
घग्गर नदी, सी यमुना नदी और डी रहेगा हमारे पास साहिबी नदी। जो पथराला बांध है दोस्तों वो रहेगा हमारे पास यमुना नदी। जो पथराला बांध है वो यमुना नदी पर है और इसका जो निर्माण की बात की जाए तो वो रहेगा हमारे पास 1875 से लेकर 76 तक इसका निर्माण किया गया है। और यह काम चलाऊ डैम है जिसको हम चेक डैम भी बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा चितांग नदी प्राचीन काल में किसकी सहायक नदी थी? ऑप्शन ए हमारे टांगरी, बी घग्गर, सी सरस्वती, डी इंदौरी। जो चितांग नदी के प्राचीन काल की बात की जाए तो वो रहेगा हमारे पास सरस्वती नदी। सरस्वती नदी की सहायक नदी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा लोहायुक्त चिक्का मिट्टी जिसको डाकर भी कहते हैं वो कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है हमारे पास डबवाली, बी रानिया, सी रहेगा जगाधरी और डी रहेगा बहादुरगढ़। जो लोहायुक्त चिक्का मिट्टी है वो मिलती है दोस्तों जगाधरी के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा में मोटी दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन रहेंगे हमारे पास मेवात, बी पलवल, सी अंबाला, डी रोहतक। दोस्तों अगर मोटी दोमट मिट्टी की बात की जाए तो मिलती है मेवात के अंदर। अगर स्पेसिफिक एरिया की बात की जाए तो वो मिलती है फिरोजपुर झिरका और थोड़ी बहुत मात्रा में गुड़गांव में। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा ऊंचे भागों में पाए जाने वाली भारी मृदा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन रहेंगे हमारे पास लाल चेस्टनट मृदा, बी रहेगा बांगर मृदा, सी रहेगा डाकर मृदा, डी रहेगा खादर मृदा। दोस्तों जो ऊंचे भागों की बात की जाए और वैसे दोमट मिट्टी को हम दो भागों में बांटते हैं, खादर व बांगड़। जो नदी के साथ वाले निचले इलाकों की बात की जाए तो वो रहेगा हमारे पास खादर। अगर ऊंचे इलाकों की बात की जाए तो वो रहेगा हमारे पास बांगड़। जो लाल चेस्टनट मृदा है वो मिलती है यमुनानगर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा किस मिट्टी में चूने के अंशों की बाहुल्य रहता है? ऑप्शन है हमारे पास अत्यंत हल्की मिट्टी, बी दोमट मिट्टी, सी भारी मृदी मिट्टी और डी रहेगा बालू मिट्टी। दोस्तों अगर चूने के अंशों की बाहुल्य की बात की जाए तो वो रहेगा हमारे पास अत्यंत हल्की मिट्टी। जो अत्यंत हल्की मिट्टी को ही हम बालू का मिट्टी के नाम से जानते हैं। और जो दोमट मिट्टी है वो सबसे उपजाऊ मानी जाती है। जो हरियाणा का जो मैदानी इलाका है लगभग उसमें दोमट मिट्टी ही मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा बलुई दोमट मिट्टी का विस्तार हरियाणा में कहाँ पर है? ऑप्शन है कि हमारे पास अंबाला, बी सरसा, सी रोहतक, डी भिवानी। दोस्तों बलुई दोमट मिट्टी के विस्तार की बात की जाए तो उसका जो विस्तार है वो घग्गर नदी के साथ लगते इलाकों में मिलता है और इसके ऑप्शन के हिसाब से हमें सरसा के पास जाना पड़ेगा। तो सरसा के अंदर ही बलुई दोमट मिट्टी का विस्तार मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा हाँसी में टकसाल की स्थापना किसने की जिसमें सिक्के डाले जाते थे? दोस्तों बात की जाए हाँसी में टकसाल बनाने की तो उसका आंसर रहेगा हमारे पास जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ही वही राजा था जिन्होंने हाँसी को अपनी राजधानी बनाया था और इसने अपनी राजधानी इसको 1797 में बनाया था। दोस्तों यही हमारा अंतिम क्वेश्चन है। आशा करता हूँ को आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। और दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।